चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहले बोला जा रहा है, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से करता है, तब उस पिंड की औसत वेग होगा। तो औसत वेग बराबर आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस y। वही फॉर्मूला यहाँ से यूज कर दीजिए। v1 पहला चाल क्या है, v1 है, दूसरा चाल है v2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। इससे हो जाएगा एक्स वाई की जगह पे v1, x की जगह पे v1 रख देंगे, y की जगह पे v2 रख देंगे। ये क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। उसके बाद है बोला जा रहा है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। और ये जो है एक्स किरणों की खोज किसने किया था? एक्स किरणों की खोज किया था रोंटजन ने। उसके बाद है शल्य, ये जो एक्स किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो शल्य क्रिया में किया जाता है, बोन एक्सरे में किया जाता है, और सीटी स्कैन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। रेडियोग्राफी में भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। धातुओं की शुद्धता का पता लगाने में भी एक्स किरणों का ही यूज किया जाता है। उसके बाद है बोला जा रहा है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है, ये वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और मनुष्य के नेत्र जो है ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है और रेटिना पर पर्दे की भांति कार्य करता है। रेटिना जो ये पर्दे की भांति कार्य करता है और ये छह चुंबक रोड तथा शंकु से बना होता है, आकार का बना हुआ होता है। और नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। आगे है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो सेटिंग की दर को मंदित करना इसका उद्देश्य है। और इसमें बोला जाए कि सीमेंट कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। जो सीमेंट होता है ये किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। और बोला जा रहा है कि सीमेंट में चूने की दिए गए मात्रा से अधिक होने पर उसमें दरार पड़ जाता है। सीमेंट में अगर यदि चूने की मात्रा को यदि बढ़ा दिया जाए तो उसमें दरार पड़ जाता है, इसलिए उसमें चूने की मात्रा अधिक नहीं किया जाता है। उसके बाद है एल्यूमिना की अधिक की मात्रा होने पर तुरंत जम जाता है। अगर यदि एल्यूमिना अधिक रहेगा तो तुरंत जम जाएगा। देखिए उसमें मेन है कि सबको मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर यदि हम लोग सीमेंट में यदि हम लोग चूने की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें दरार पड़ने लगेगा, यानी फटना चालू हो जाएगा। और अगर एल्युमिना को यदि हम लोग उसमें अधिक मात्रा कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तुरंत जम जाएगा। जैसे ही हम लोग सीमेंट को खोलेंगे तो जम जाएगा, तो फिर वर्क के लायक नहीं बचेगा। उसके बाद सीमेंट के प्रमुख घटक की बात कर लेते हैं। सीमेंट के घटक की इसमें क्या क्या है? चूना है, CaO 60 से 65% है, और सिलिका यानी SiO2 कितना है? 20 से 25% है। एल्यूमिना यानी Al2O3 कितना है? 5 से 7% है। फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3 कितना है? 2 से 3% है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये कितना है? 2 से 3% के लगभग है। और जिप्सम जो है ये CaSO4 × 2H2O ये जो है 1.5 से 2% है, यानी कि 1.5 से 2% लगभग है ये। और उसके बाद बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन यानी CH4। और ये कितना प्रतिशत है? 83% है, 83%। आगे बोला जा रहा है इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस किसे कहा है? मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। प्रमुख गैसीय ईंधन एवं प्रमुख अवयव क्या क्या है? LPG नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। और प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2 का मिश्रण है। CNG इसमें क्या पाया जाता है? CH4 पाया जाता है, यानी मीथेन पाया जाता है। उसका जल गैस में क्या होता है? CO+H2O
जल गैस होता है, बायोगैस का CH4 प्लस CO2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन पेराऑक्साइड H2O2 ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम सहायक होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। पौधों में क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और इसमें क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन फोटोन ऊर्जा के अवशोषण में कार्य को प्रेरित करता है। क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम जो है ये फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। उसके बाद है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग समान देता है। कितना देता है? -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों समान देता है। और यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों को थर्मामीटर समान रीडिंग दिखाता है ये। और अगर केवल यानी कि अगर यदि हम लोग को अगर यदि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो फॉर्मूला क्या होता है? C+273 यानी x+273 कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जाए, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो कौन सा पदार्थ है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल जो है ये मंदक का काम करता है। उसका बोला जा रहा है ओजोन O3 पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट बटे क्लोरोफिल और C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो जाएगा। और इसमें जल जो है ये O2 प्राप्त होता है। जल से क्या प्राप्त होता है? O2 प्राप्त होता है। और इसमें बोला जा रहा है प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रहणा में तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है ग्रहणा में संपन्न होता है और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है स्ट्रोमा में संपन्न होता है। स्ट्रोमा में संपन्न होता है। उसके बाद आगे है बोला जा रहा है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या हो जाएगा? एम्फीसेमा हो जाएगा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग हो जाएगा एम्फीसेमा हो जाएगा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या हो जाएगा? एम्फीसेमा। आगे है इंसुलिन द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन द्वारा क्या उत्पादित होता है? पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन जो है ये पेनक्रियाज या अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। मिश्रित ग्रंथि भी से कहा जाता है। इसके सेल इसके अल्फा सेल जो है ये ग्लूकोन हार्मोन स्रावित करता है। पेनक्रिया यानी अग्नाशय का जो अल्फा सेल है ये किसका स्रावित करता है? तो ग्लूकोन स्रावित करता है। उसका पीयूष ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि मनुष्य शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो क्या हो जाएगा? फिबुला तथा टिबिया। मनुष्य शरीर में पैरों की हड्डियां क्या कौन कौन सा? फिबुला और टिबिया। और ये मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है जो कि जांघ में पाया जाता है, फिबुला और टिबिया। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? स्टेपिज हो जाएगा, सॉरी फीमर है वो दूसरा चीज़ था। सबसे बड़ा हड्डी फीमर हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा स्टेपिज हो जाएगा जो कि कान का हड्डी है। उसका हम लोग बात करते हैं। बोला जा रहा है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए किसी किसी में पाया जाता है? विटामिन ए जो है ये गाजर एवं हरे पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। और विटामिन ए की खोज किसने किया था? हॉफमैस्टर ने किया था। जबकि इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण फंक ने किया था। फंक ने किया था। और जल में घुलनशील कौन कौन सा है? BC जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है।
बी सी। लेकिन वसा में घुलनशील क्या है? कीड़ा, KEDA जो ये वसा में घुलनशील है। लेकिन जल में घुलनशील कौन है? बी और सी है, जल में घुलनशील है। लेकिन वसा में घुलनशील कौन कौन है? KEDA जो ये वसा में घुलनशील है, लेकिन ये वसा में घुलनशील है, लेकिन जल में घुलनशील ये नहीं है कीड़ा। उसके बाद है बोला जा रहा है कि वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है? ये दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग जो है ये दाब प्रवणता से संबंधित है। यदि आंतरिक दाब निम्न, बाह्य दाब उच्च हो तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होगा। इसे चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चक्रवात कहा जाता है। इसे चक्रवात कहा जाता है। और दाब प्रवणता की बात करते हैं, इसके कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। वायु की गति मापक क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर हो जाएगा। वायु की गति किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायु की गति की दिशा का मापक किससे किया जाता है? विंड मिल से माप किया जाता है। इसके आगे है बोला जा रहा है, यदि आंतरिक दाब उच्च हो, बाह्य दाब निम्न हो तो वायु की गति अंदर से बाहर की ओर होता है। इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। प्रति चक्रवात कहते हैं। आगे है बोला जा रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियमित होता है। आगे बोला जा रहा है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। और इसमें बोला है थाइमस ग्रंथि से। ये हो जाएगा हृदय के सामने होता है थाइमस ग्रंथि। इसमें बोला जा रहा है थायराइड ग्रंथि से। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, शरीत होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। आगे है एड्रीनल ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है एड्रीनल ग्रंथि को। आगे कंप्यूटर वायरस की बात इसमें है। कंप्यूटर वायरस संबंधित किससे? प्रोग्राम से संबंधित है। कंप्यूटर वायरस जो है ये प्रोग्राम से संबंधित है। और पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? क्रीपर था। और ये खोजा गया था ARPANET के द्वारा खोजा गया था। ARPANET के द्वारा ये खोजा गया था। ARPANET खोजा गया था। और ये जो कंप्यूटर वायरस किससे संबंधित है? प्रोग्राम से। तो मलिशियस प्रोग्राम हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। और कंप्यूटर वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्रिस्टो लॉकर हो जाएगा, आईलव ये भी क्या है? कंप्यूटर वायरस ही है। और माइडूम ये भी है कंप्यूटर वायरस है। स्टॉर्म वॉर्म ये भी कंप्यूटर वायरस है। और सक्सेंट ये भी हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। और स्लेमर भी हो जाएगा, ये भी कंप्यूटर वायरस ही है। कंप्यूटर वायरस संबंधित किससे? प्रोग्राम से संबंधित है। उसके बाद धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री पाए जाते हैं कि स्थल इलेक्ट्रॉन से बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण से ये विद्युत का सुचालक होता है। ये कार्बन का ये रवादार अपरूप है। और ये षष्ठ फलकीय संरचना का होता है। और इसमें जो sp संकरण होता है और इसका उपयोग पेंसिल में इलेक्ट्रोड के निर्माण में तथा रंग बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इतना ही है इसमें।